हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 30 अगस्त शनिवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यही जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चीन को बड़ा संदेश। मोदी ने कहा, भारत और चीन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और आज की अस्थिर दुनिया में साथ आकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई अनिश्चितता का जिक्र किया और कहा, एशिया की ये दो ताकतें अगर साथ चलें तो दुनिया में शांति और स्थिरता मजबूत होगी। जापानी अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत आपसी सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने को तैयार है। इधर देश की जीडीपी ग्रोथ ने सबको चौंका दिया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि अनुमान सिर्फ 6.7% का था। लेकिन असली कमाल किया है सर्विस सेक्टर ने। इस सेक्टर ने 9.3% की शानदार बढ़त दर्ज की है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नई ऊर्जा दी है। यानी साफ है, भारत की ग्रोथ स्टोरी की नई ताकत अब सर्विस सेक्टर बन चुका है। और इधर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने अब भारत के बाद जापान से भी रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जापान दौरे पर पहुंचे, उसी बीच जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील टाल दी है। जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रोसेई अकाजावा ने आखिरी वक्त पर वॉशिंगटन का दौरा रद्द कर दिया। दरअसल जापान ने अमेरिका से टैरिफ में डील के बदले $550 अरब का निवेश पैकेज ऑफर किया था, लेकिन समझौते से ठीक पहले बातचीत अटक गई। याद दिला दें, अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है और अब जापान को भी झटका देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की पॉलिसी एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बनती जा रही है। यानी सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्या चाहता है जिसे मानना भारत और जापान दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। यही बिहार की राजनीति में अब अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। कल शुक्रवार को वे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। अगले 2 दिन तक ये तीनों नेता बिहार के कई जिलों में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। माना जा रहा है कि तेजस्वी का MY समीकरण और अखिलेश का PDA फॉर्मूला मिलकर विपक्ष की एकजुटता को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इधर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान देकर हलचल मचा दी। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बॉर्डर पर हो रही घुसपैठ और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। इस बयान के बाद बीजेपी ने कृष्णानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक महुआ मोइत्रा ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का डिप्लोमेसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। 15 अगस्त को ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को युद्ध रोकने की कोशिश बताया गया था, लेकिन 15 दिन बाद नतीजा उल्टा निकला और रशिया ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। ऐसे में ट्रंप की पहल को नाकाम माना जा रहा है। यही थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा को कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्होंने अगस्त 2024 में शपथ ली थी, लेकिन आचार संहिता उल्लंघन और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें पद से हटना पड़ा। पैटोंगटार्न का परिवार पहले से ही थाई राजनीति में बड़ा नाम है। उनके पिता और चाची दोनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन चर्चा में सिर्फ राजनीति नहीं, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल भी है। 3,300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 75 महंगी घड़ियां जिनकी कीमत 44 करोड़, 217 डिजाइनर बैग्स जिनकी कीमत 18 करोड़ से ज्यादा और कई लग्जरी गाड़ियां। यानी एशिया की सबसे ग्लैमरस और सबसे विवादित नेताओं में से एक अब सत्ता से बाहर। और इधर सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिल गए हैं। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली ने 29 अगस्त शुक्रवार को शपथ ली। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हो गए हैं। जज बनने से पहले आलोक अराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि विपुल पंचौली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यहीं पे पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जो झड़प में बदल गया। दोनों तरफ से लाठियां चलीं और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। ये मामला दरभंगा की रैली में मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इधर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली राजनीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस नारे से कांग्रेस ने प्यार और एकता का संदेश देने की कोशिश की थी, वही अब विवादों में है। दरअसल हाल की रैलियों और बयानों में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार तीखी और मर्यादा तोड़ने वाली दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। यहीं पे दिल्ली की हवा लोगों की जिंदगी से औसतन 8.2 साल कम कर रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।
यहाँ PM 2.5 का स्तर WHO के मानक से 22 गुना ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाड़ियां, फैक्ट्रियां और पराली जलाना प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहें हैं। इधर अमेरिकी टैरिफ के असर से शेयर बाजार में आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक ऊपर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गिरावट आ गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली जारी रही। इस बीच कुछ शेयरों में जोरदार तेजी दिखी। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज के शेयर 10% चढ़े, जबकि RBL बैंक, कार्टरेट टेक और ओला इलेक्ट्रिक में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। यहीं पे दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में ठगों ने फर्जी ई वाउचर से 2 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, लेकिन अगली बार उनकी चालाकी पकड़ी गई। राजस्थान के रहने वाले 2 युवक 25 अगस्त को नकली वाउचर से सोने के सिक्के खरीदने में सफल रहे थे। अगले दिन वे 8 लाख के वाउचर लेकर पहुंचे, लेकिन स्टाफ को शक हुआ और पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तराखंड के चमोली जिले में मूसलाधार बारिश से तबाही मच गई है। देवल तहसील में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई घरों में पानी घुस गया और पुल बह जाने से केदारनाथ घाटी के छैनागढ़ इलाके में हालात गंभीर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रशासन तेजी से राहत और बचाव काम में जुटा है। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान द्वारा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जापान अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन का निवेश भारत में कर सकता है, जो पहले तय लक्ष्य से 2 गुना है। दोनों देश बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं पर पहले से काम कर रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और रेयर मिनरल्स में साझेदारी से भारत की चाइना पर निर्भरता भी कम हो सकती है। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से भारत पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में जापान और चाइना जैसे सहयोगी देशों का साथ भारत के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है। मोदी की यह डिप्लोमेसी भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो दिखाती ही है, साथ ही ट्रंप की नीतियों का एक हल्का जवाब भी मानी जा रही है। यही गणेशोत्सव के बीच एक अनोखी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी लंजंटे ने अपने लोगो में भगवान गणेश की प्रतिमा का इस्तेमाल किया है। लोगो में पद्मासन में बैठे विघ्नहर्ता के 4 हाथ दिखाए गए हैं। कंपनी इस लोगो को अपनी कार्स, शोरूम और हेडक्वार्टर तक पर प्राउडली दिखाती है। यानी आस्था और टेक्नोलॉजी का ये संगम भारत से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में भी नजर आ रहा है। और यही मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ नर्मदा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन अब तक 400 से ज्यादा बार फट चुकी है। विपक्ष ने इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है, जिसे शुरुआती तौर पर मंजूर भी कर लिया गया है। जिला कलेक्टर ने इस कदम को विपक्ष का नया तरीका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया है। और इधर महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने गूगल के साथ बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप की है। इसके तहत मैच की हाइलाइट्स और खास पल फैंस तक तेजी से पहुंचाए जाएंगे। गूगल अपनी टेक्नोलॉजी के साथ एंड्रॉइड, जेमिनाई और पिक्सल का इस्तेमाल करेगा। कंपनी का कहना है कि इस पार्टनरशिप का मकसद महिला क्रिकेट को और रोमांचक बनाना है। यहीं पे भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। और इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी बड़ी खबर, मुकेश अंबानी ने कंज्यूमर सेक्टर में एक नई कंपनी का ऐलान किया है। अब FMCG कारोबार यानी नींबू पानी, स्नैक्स, जैम, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों का बिजनेस रिलायंस रिटेल से अलग होकर एक नई सब्सिडियरी कंपनी के तहत काम करेगा। इस नई कंपनी का नाम है न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी न्यू RCPL। AGM में ईशा अंबानी ने कहा, हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कारोबार अब RIL की डायरेक्ट सब्सिडियरी बन जाएगा। इससे हमारे सभी ब्रांड्स एक सिंगल और फोकस्ड कंपनी में शामिल होंगे। अब सवाल IPO की तैयारी का। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस स्ट्रक्चर के जरिए रिलायंस FMCG यूनिट को अलग वैल्यूएशन दिलाना चाहती है और भविष्य में IPO भी आसानी से लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि RCPL के पास पहले से ही कैंपा कोला, सोशियो, SIL, वेलवेट और इंडिपेंडेंस जैसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। FY25 में इस FMCG कारोबार ने करीब 11,500 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। सिर्फ कैंपा और इंडिपेंडेंस ब्रांड्स ने ही 1,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स की है। यानी साफ है, रिलायंस का अगला बड़ा दांव अब कंज्यूमर सेक्टर पर है। यहीं पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में पूरे देश में देशभक्ति की भावना और मजबूत होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपील की कि हर भारतीय संकल्प ले कि वो अपने दैनिक जीवन में सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप को अधिनायकवादी बताया और कहा कि भौतिकवाद की दौड़ में फंसी मानवता को असली शांति सिर्फ भारत ही दे सकता है। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए अब वक्त है कि हम सब मिलकर भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाएं और दुनिया के सामने नया इतिहास रचें। और इधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई भयंकर बाढ़ से लाहौर तक पानी भर गया है। पाकिस्तान ने इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हुए आरोप लगाया है कि रावी नदी पर बने माधोपुर हेडवर्क्स में तकनीकी खराबी से पानी का बहाव बढ़ा।
और उन्हें पहले सूचना भी नहीं दी गई। पाकिस्तान का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने और फ्लड गेट्स की देखरेख न होने से हालात और बिगड़े हैं। इस बीच हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं और खेती की जमीन डूब चुकी है। यहीं पे वाराणसी से बड़ी खबर, चौबेपुर थाना क्षेत्र के सिंगवर गांव में 28 साल के अनिल भारती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अनिल रोज की तरह खाना खाने के बाद घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी देर रात करीब 11:30 को अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजन दौड़े लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में अनिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। और इधर बिहार चुनाव से पहले बड़ा दांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है। सितंबर से शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 की शुरुआती मदद मिलेगी ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। 6 महीने बाद रोजगार की स्थिति देखकर सरकार 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इससे पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का वादा किया था, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 नकद देने की बात कही गई है। नीतीश कुमार का दावा है कि इस योजना से महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि बिहार में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। यहीं पे उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में हाई अलर्ट जारी है। धारी देवी मंदिर तक पानी पहुंच गया है और पार्किंग डूब चुकी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी किनारे न जाएं और सतर्क रहें। पहाड़ों में ये बारिश अब खतरे की घंटी बन चुकी है। इधर मुंबई में मनोज जरांगे के आंदोलन से ऑफिस जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। आजाद मैदान की ओर बढ़ रहे हजारों समर्थकों की वजह से सीएसएमटी और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। सुबह के व्यस्त समय में कई बेस्ट बसें घंटों जाम में फंसी रहीं। वहीं सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन भी इंजन खराबी के कारण देरी से चली। आंदोलनकारी वडाला से सीएसएमटी तक हर स्टेशन पर मौजूद रहे, जिससे यात्रियों को ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। यहीं पे प्रयागराज के महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों नहीं पहुंचे थे? अब उन्होंने खुद इसका जवाब दिया है। मोहन भागवत ने कहा, कुंभ में जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन हमें बताया गया कि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में बाकी संघ अधिकारी तो गए, लेकिन मैं नहीं जा सका। मोहन भागवत ने बताया कि कोलकाता में उनके लिए कुंभ का जल भेजा गया और मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने उसी से स्नान किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, संघ अगर कहेगा कि नर्क में जाना है तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।